इनमें दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा डॉक्टर नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हो सर, इन्हें तो मैं आसानी से ठीक कर सकता हूँ। अगर ठीक नहीं हुआ तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है ये कौन है? कलेक्टर साहब है। इनके एक ही इशारे पर पूरा शहर कांप उठता है। मैं एक कलेक्टर की बेटी हूँ, तुम मेरे पिता को ठीक कर दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूँ। स्टॉप, सब लोग रुकिए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अचानक एक सीनियर डॉक्टर की आवाज गूंजी और पूरे कमरे में जैसे हवा जम गई। मॉनिटर पर दिल की धड़कन सीधी लाइन बनने लगी थी। 55 साल के करोड़पति कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह बेड पर पड़े थे। शरीर सफेद चादर से ढका हुआ, छाती पर मशीनें लगी हुई, मुंह में पाइप, आंखें आधी खुली लेकिन उनमें कोई होश नहीं। दिन का समय था, बाहर अस्पताल के शीशों से धूप अंदर आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी किसी को जिंदगी की उम्मीद नहीं दिख रही थी। देश के सबसे बड़े डॉक्टर इस कमरे में मौजूद थे, कार्डियोलॉजी से लेकर न्यूरो सर्जरी तक, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही बात लिखी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, हार्ट का मेन पंप फेल हो चुका है, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अगर अभी ऑपरेशन शुरू किया गया तो पेशेंट टेबल पर ही मर जाएगा। ये सुनते ही कमरे के बाहर खड़े नेता, अफसर और अस्पताल के मैनेजमेंट के हाथ कांपने लगे। राघवेंद्र प्रताप सिंह कोई आम आदमी नहीं थे। उनके एक साइन से करोड़ों के टेंडर पास होते थे, उनके एक फोन से अफसरों की कुर्सियां हिल जाती थीं। लेकिन आज वही आदमी बेड पर पड़ा मौत से हार रहा था। मॉनिटर की बीप 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 धीमी होती जा रही थी। एक नर्स घबरा कर बोली, सर पल्स बहुत नीचे जा रही है। एनेस्थीसिया डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन शरीर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। सीनियर डॉक्टर ने अपने दस्ताने उतार दिए और पीछे हटते हुए कहा, मैं इस पेशेंट का रिस्क नहीं ले सकता, हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। उसी पल बाहर खड़े मैनेजिंग डायरेक्टर की आवाज गूंजी, अगर यह आदमी मरा तो सिर्फ एक मरीज नहीं मरेगा, पूरे सिस्टम की गर्दन फंसेगी। लेकिन डॉक्टर चुप थे, क्योंकि उन्हें पता था कि विज्ञान की भी एक सीमा होती है। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर के बाहर शोर मच गया। सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाया, अरे इसे रोको, ये अंदर कैसे घुस आया? सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गईं। वहां खड़ा था एक दुबला पतला लड़का, उम्र करीब 14-15 साल, शरीर पर फटे पुराने कपड़े, पैरों में टूटी चप्पल, कंधे पर कचरे की टोकरी और आंखों में ऐसा अजीब सा ठहराव जैसे वो यहां डरने नहीं आया हो। डॉक्टरों को गुस्सा आ गया। ये अस्पताल है, सड़क नहीं, इसे तुरंत बाहर निकालो, एक सर्जन चिल्लाया। लड़का आगे बढ़ा, किसी की बात सुने बिना सीधे शीशे के उस पार बेड पर पड़े कलेक्टर को देखने लगा। उसकी आंखें मशीनों को देख रही थीं, दिल की लाइन को देख रही थीं, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि समझ रहा हो। एक डॉक्टर हंसते हुए बोला, देखो कचरा बीनने वाला ऑपरेशन देखने आया है। तभी लड़के ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि पूरे कमरे में गूंज गई, अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया तो यह आदमी 5 मिनट में मर जाएगा। पूरा ऑपरेशन थिएटर सन्न हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक सड़क का लड़का ये बात कैसे कह सकता है। सीनियर डॉक्टर ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या पता मेडिकल के बारे में? लड़का बिना डरे बोला, जितना आपको पता है शायद उससे थोड़ा अलग। ये सुनते ही कुछ डॉक्टर हंस पड़े, लेकिन मॉनिटर पर अचानक एक तेज अलार्म बज उठा। नर्स चीखी, सर हार्ट रेट क्रैश कर रही है। सब डॉक्टर फिर से बेड की तरफ भागे। लड़का आगे आया और बोला, आप लोग हार्ट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि दिक्कत नसों में है। ये सुनकर सीनियर न्यूरो सर्जन चौंक गया, तुम ये कैसे कह सकते हो? लड़के ने अपनी टोकरी नीचे रखी और बोला, क्योंकि अगर हार्ट पूरी तरह फेल होता तो ये अब तक मर चुका होता, लेकिन अभी भी ब्रेन आखिरी कोशिश कर रहा है। कमरे में सन्नाटा फैल गया। ये कोई किताब की भाषा नहीं थी, ये अनुभव की भाषा थी। मैनेजिंग डायरेक्टर ने घबरा कर पूछा, तुम हो कौन? लड़के ने बिना भाव बदले कहा, लोग मुझे कचरा बीनने वाला कहते हैं। एक डॉक्टर चिल्लाया, इसे बाहर निकालो, ये टाइम बर्बाद कर रहा है। तभी कलेक्टर साहब की उंगलियां हल्की सी हिली। सबकी नजरें एक साथ उस तरफ गईं। मॉनिटर पर दिल की लाइन थोड़ी सी ऊपर उठी। सीनियर डॉक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? लड़का बोला, क्योंकि अभी शरीर ने हार नहीं मानी है। मैनेजिंग डायरेक्टर ने एक पल सोचा और बोला, अगर यह आदमी मर गया तो सब खत्म है, और अगर बच गया, उसने गहरी सांस ली, तो जो भी मौका है हमें लेना होगा। डॉक्टरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये पागलपन था, लेकिन सामने मौत खड़ी थी। लड़के ने कहा, मुझे 5 मिनट दीजिए, कोई चाकू नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट। सीनियर डॉक्टर ने गुस्से और डर के बीच कहा, और अगर कुछ हुआ तो? लड़का पहली बार मुस्कुराया, तो फांसी मुझे दे देना। उस एक वाक्य ने पूरे कमरे की रूह हिला दी। बाहर दिन की रोशनी और तेज हो चुकी थी, लेकिन अंदर सबकी सांसें अटकी हुई थीं। कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की जिंदगी अब डॉक्टरों के हाथ में नहीं थी, बल्कि एक कचरा बीनने वाले लड़के के एक फैसले पर टिकी थी। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जैसे समय रुक गया था।
किसी डॉक्टर ने घड़ी नहीं देखी, किसी ने मोबाइल नहीं निकाला, क्योंकि सबकी निगाहें उस दुबले पतले लड़के पर टिकी थीं जिसने अभी अभी मौत को चुनौती दी थी। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने दांत भींचते हुए कहा, 5 मिनट, बस 5 मिनट, लेकिन एक भी मशीन को हाथ नहीं लगाओगे। लड़के ने सिर हिलाया और बिना किसी घबराहट के बेड के पास चला गया। कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की सांसें बहुत हल्की थीं, जैसे शरीर खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि उसे रुकना है या चलना है। लड़के ने पहले वेंटिलेटर की हवा को महसूस किया, फिर उंगलियों से कलेक्टर की गर्दन के पास नस को छुआ। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह काम कर रहा था। बाहर खड़े मैनेजिंग डायरेक्टर के पसीने छूट रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर ये सब बाहर मीडिया को पता चल गया तो अस्पताल बर्बाद हो जाएगा। नर्सें आपस में फुसफुसाने लगीं, ये लड़का पागल है, ये क्या करेगा? तभी लड़के ने शांत आवाज में कहा, लाइट थोड़ी कम कर दीजिए। डॉक्टर चौंक गए। क्यों? न्यूरोसर्जन ने पूछा। लड़का बोला, क्योंकि तेज रोशनी में पुतलियों का रिएक्शन ठीक से नहीं दिखता। ये सुनकर डॉक्टरों का मजाक उड़ाने का मन भी रुक गया, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी। लाइट थोड़ी कम की गई। लड़के ने कलेक्टर की आंखों की पुतलियां देखीं, फिर अचानक उसकी हथेली को जोर से दबाया। मॉनिटर पर हल्का सा बदलाव हुआ। नर्स चिल्लाई, सर, ब्रेन एक्टिविटी में हल्की मूवमेंट है। सीनियर डॉक्टर का चेहरा सख्त हो गया। ये इत्तेफाक हो सकता है। लड़का बोला, इत्तेफाक बार बार नहीं होता। उसने अपनी टोकरी से एक पुराना सा रबर का टुकड़ा निकाला, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। ये क्या है? एक डॉक्टर ने पूछा। लड़का बोला, इसे आप लोग मेडिकल में नहीं पढ़ते, लेकिन नसों के दबाव को समझने में ये मदद करता है। उसने बहुत सावधानी से कलेक्टर की गर्दन के एक खास पॉइंट पर हल्का दबाव डाला। अचानक मॉनिटर की बीप तेज हो गई। दिल की लाइन थोड़ी ऊपर उठी। पूरा ऑपरेशन थिएटर सन्न रह गया। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने आगे बढ़कर स्क्रीन देखी और उसकी आंखें फैल गईं। हार्ट रेट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कांपती आवाज में पूछा, ये हो कैसे रहा है? लड़का बोला, क्योंकि समस्या हार्ट की नहीं थी, समस्या उस नस की थी जो ब्रेन और हार्ट के बीच सिग्नल भेजती है। न्यूरोसर्जन के हाथ कांपने लगे। ये तो वेगस नर्व का एरिया है। लड़के ने सिर हिलाया। हाँ, और जब वो दब जाती है तो शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। कमरे में मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर पहली बार चुप थे। किसी ने नहीं सोचा था कि सड़क पर कचरा बीनने वाला बच्चा इतनी गहरी बात कहेगा। तभी कलेक्टर साहब के होंठ हिले और उनके गले से बहुत धीमी आवाज निकली, जैसे कोई पानी में डूबता हुआ आखिरी बार सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। नर्स ने घबराकर कहा, सर, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर डॉक्टर ने कहा, यह असंभव है, ये कोमा में है। लड़का बोला, कोमा और मौत में फर्क होता है। उसने फिर से दबाव बदला और अचानक कलेक्टर की उंगलियां मुड़ गईं। पूरा स्टाफ सन्नाटा बन गया। बाहर खड़े अफसरों में खलबली मच गई। किसी ने फुसफुसा कर कहा, अगर ये आदमी बच गया तो पूरा खेल बदल जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने अंदर आकर कहा, लड़के, अगर तुमने इन्हें बचा लिया तो जो मांगो। लड़के ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर सब और ज्यादा उलझ गए। डॉक्टरों को अब डर लगने लगा था, क्योंकि ये केस उनके हाथ से निकल चुका था। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये गलत हुआ तो? लड़का बोला, तो मौत मेरी होगी, लेकिन अगर सही हुआ तो जिंदगी इनकी होगी। मॉनिटर अब पहले से बेहतर दिख रहा था। दिल की धड़कन पूरी तरह सही नहीं थी, लेकिन वो लड़ रही थी। सीनियर डॉक्टर ने आखिरकार कहा, ठीक है, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम इसे सपोर्ट मोड में रखेंगे। ये फैसला पूरे मेडिकल करियर में सबसे अजीब था। बाहर धूप तेज थी, लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन उस कमरे के अंदर एक इतिहास बन रहा था। लड़के ने आखिरी बार कलेक्टर के कान के पास झुककर कुछ कहा जो कोई नहीं सुन पाया। अचानक कलेक्टर की आंखों से एक आंसू बह निकला। नर्स सन्न रह गई। सर, इमोशनल रिस्पॉन्स। सीनियर डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ये जिंदा हैं। पूरा ऑपरेशन थिएटर जैसे सांस छोड़ बैठा, लेकिन लड़का पीछे हट गया। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अभी खतरा टला नहीं है, असली लड़ाई अब शुरू होगी। और उसी पल मॉनिटर पर फिर से अलार्म बज उठा। अलार्म की आवाज पूरे ऑपरेशन थिएटर में गूंजने लगी और जो राहत के पल थे वो एक झटके में डर में बदल गए। मॉनिटर पर दिल की लाइन फिर से लड़खड़ाने लगी थी, जैसे जिंदगी खुद तय नहीं कर पा रही हो कि उसे आगे जाना है या यहीं रुक जाना है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने तेज आवाज में कहा, सब लोग अलर्ट, सपोर्ट डोज बढ़ाओ। नर्सें फिर से भागने लगीं। इंजेक्शन तैयार हुए, मशीनों की सेटिंग बदली गई, लेकिन इस बार लड़का चुपचाप पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से जानता हो कि ये होने वाला है।
मैनेजिंग डायरेक्टर ने उसकी तरफ देखकर लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा, अब क्या? लड़के ने धीमी आवाज में कहा, अब सच बताने का समय है। डॉक्टर चौंक गए। कैसा सच? लड़का आगे बढ़ा और पहली बार उसने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन थकान जरूर थी, जैसे उसने बहुत कुछ बहुत पहले देख लिया हो। ये जो बार बार क्रैश हो रहा है, ये बीमारी नहीं है, उसने कहा, ये किसी ने किया है। पूरा कमरा सन्न रह गया। सीनियर न्यूरोसर्जन ने गुस्से में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? लड़का बोला, मैं कहना नहीं, मैं दिखा सकता हूं। उसने नर्स से कलेक्टर की मेडिकल फाइल मांगी। सब हैरान थे, लेकिन अब कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने फाइल खोली, कुछ रिपोर्ट्स देखी और बोला, ये जो दवा है, इसे दिन में 2 बार दिया गया था। कार्डियोलॉजिस्ट ने सिर हिलाया, हाँ, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। लड़का बोला, नॉर्मल मरीज के लिए, लेकिन इनके लिए नहीं। उसने रिपोर्ट में एक लाइन पर उंगली रखी, इनकी नसों में पहले से माइक्रो डैमेज था, इस दवा से वो डैमेज एक्टिव हो गया। डॉक्टरों के चेहरे का रंग उड़ गया। ये तो रेयर केस है, किसी ने कहा। लड़का बोला, रेयर नहीं, जानबूझकर किया गया। बाहर खड़े अफसरों में खलबली मच गई। एक सीनियर अफसर ने फुसफुसा कर कहा, कलेक्टर साहब के दुश्मन बहुत हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ने गुस्से में कहा, यह इल्जाम बहुत बड़ा है। लड़का शांत रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं वजह बता रहा हूं। तभी कलेक्टर साहब की सांस अचानक तेज हो गई और उनके होठ फिर से हिले। इस बार आवाज थोड़ी साफ थी, पा नी। नर्स ने जल्दी से होठ कीले किए। सबकी आंखें फैल गईं। सीनियर डॉक्टर ने कहा, ये होश में आ रहे हैं। लड़का आगे बढ़ा और कलेक्टर के कान के पास झुका, साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो पलक झपकाइए। कुछ सेकंड बीते और फिर कलेक्टर की पलक हल्की सी हिली। पूरा ऑपरेशन थिएटर सन्न रह गया। करोड़पति कलेक्टर जिंदा थे, होश में थे। मैनेजिंग डायरेक्टर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लड़का पीछे हट गया। अभी पूरा होश नहीं आया है, उसने कहा, और जब आएगा तब खतरा बढ़ेगा। डॉक्टर चौंक गए। क्यों? लड़का बोला, क्योंकि जिसने इन्हें मारने की कोशिश की है वो चाहेगा कि ये बोल ना पाए। कमरे में डर फैल गया। बाहर खड़े सिक्योरिटी अफसर तुरंत अलर्ट हो गए। अस्पताल के गेट बंद कर दिए गए। सीनियर डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं पहले भी ऐसा देख चुका हूं। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। कहां? मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूछा। लड़के ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले एक सरकारी अस्पताल में मेरे पिता के साथ। ये सुनते ही कमरा और भी भारी हो गया। तुम्हारे पिता? लड़का बोला, वो भी अफसर थे, ईमानदार, और अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर बोले हार्ट फेलियर, लेकिन असल में उसकी आवाज थोड़ी कांप गई। उन्हें चुप कराया गया। पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा दिखा। मैं उस दिन सब कुछ नहीं समझ पाया था, लेकिन मैंने देख लिया था कि कुछ दवाएं बीमारी से ज्यादा खतरनाक होती हैं। सीनियर डॉक्टर चुप थे। ये कहानी उन्हें अंदर तक हिला रही थी। तो तुम मेडिकल कैसे जानते हो? किसी ने पूछा। लड़का बोला, कचरा सिर्फ गंदगी नहीं होता, उसमें फेंकी हुई किताबें भी होती हैं, नोट्स भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी होती हैं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और वक्त बहुत सिखा देता है। उसी वक्त कलेक्टर साहब ने आंखें थोड़ी खोल दी। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन साफ, ल ड़ का। सब झुक गए। कलेक्टर ने लड़के की तरफ देखा, तू वही है? सब चौंक गए। आप मुझे जानते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूछा। कलेक्टर ने मुश्किल से सिर हिलाया। इस की फाइल मेरे पास थी। लड़का सन्न रह गया। फाइल? कलेक्टर बोले, तेरे पिता की। ये सुनते ही लड़के की सांस अटक गई। उसके हाथ कांपने लगे। आप जानते थे? कलेक्टर ने आंखें बंद करते हुए कहा, और इसीलिए मेरी बारी आई। मॉनिटर पर दिल की धड़कन थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन कमरे में तूफान मच चुका था। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक साजिश थी, और उस साजिश के बीच खड़ा था एक कचरा बीनने वाला लड़का, जो अब सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा था, बल्कि उस कहानी का सबसे खतरनाक किरदार बन चुका था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अब सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा भारी तनाव था जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावना लग रहा था। कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की सांसें अब पहले से बेहतर थीं। मॉनिटर पर दिल की धड़कन स्थिर तो नहीं, लेकिन साफ लड़ती हुई दिख रही थी। बाहर अस्पताल के गलियारों में सिक्योरिटी दोगुनी कर दी गई थी। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह बीमारी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। मैनेजिंग डायरेक्टर ने धीमी आवाज में कहा,
जब तक कलेक्टर साहब पूरी तरह होश में नहीं आ जाते एक भी रिपोर्ट बाहर नहीं जाएगी। सीनियर डॉक्टरों ने सिर हिलाया, लेकिन सबकी नजर उस लड़के पर थी जो चुपचाप दीवार के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा बोझ था, जैसे अतीत और वर्तमान एक दूसरे से टकरा रहे हों। कलेक्टर ने धीरे धीरे आंखें खोली, इस बार पहले से ज्यादा साफ। उन्होंने चारों तरफ देखा, डॉक्टरों को, मशीनों को, और फिर उनकी नजर उस लड़के पर टिक गई। तू अब भी यहां है? उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन पहचान साफ थी। लड़का आगे बढ़ा, उसकी आवाज पहली बार थोड़ी कांपी। हां साहब, इस बार भागा नहीं। कलेक्टर ने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई बहुत पुरानी यादें जिंदा हो गई हों। तू जानता है मैंने तेरे पिता की फाइल क्यों रोकी थी? लड़के की मुट्ठियां भिजईं। क्योंकि वो ईमानदार थे। कलेक्टर ने हल्की सी सांस ली। क्योंकि वो अकेले थे और सिस्टम अकेलों को कुचल देता है। कमरे में मौजूद अफसर और डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कलेक्टर ने आगे बोलने के लिए इशारे से पानी मांगा। जिस दिन तेरे पिता मरे उसी दिन मैंने समझ लिया था कि अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, लेकिन तब तक मैं कुछ साबित नहीं कर पाया। लड़के की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ था। तो आपने चुप क्यों साधी? कलेक्टर ने मुश्किल से कहा। क्योंकि अगर मैं बोलता तो तेरी मां और तू दोनों नहीं बचते। ये सुनते ही लड़के के चेहरे का सारा गुस्सा टूट गया। वो पहली बार बैठ गया, जैसे पैरों में ताकत ही ना बची हो। सीनियर डॉक्टरों को अब समझ में आ रहा था कि यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं, बल्कि एक पूरा राजनैतिक खेल था। कलेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मेरे पास सबूत है और इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। उसी पल बाहर से एक अफसर दौड़ता हुआ आया। सर, जिस दवा की बात हो रही थी उसकी सप्लाई चेन का रिकॉर्ड मिल गया है। कलेक्टर की आंखों में हल्की सी चमक आई। नाम? अफसर ने फाइल खोली। 3 बड़े लोग, 2 नेता और एक बहुत बड़ा मेडिकल सप्लायर। कमरे में सन्नाटा फैल गया। मैनेजिंग डायरेक्टर को समझ में आ गया कि अब मामला अस्पताल से बहुत आगे निकल चुका है। कलेक्टर ने लड़के की तरफ देखा। तू तैयार है? लड़का चौंका। किसके लिए? कलेक्टर बोले, सच को सामने लाने के लिए। क्योंकि ये लड़ाई अब मेरी नहीं, हम दोनों की है। लड़के ने पहली बार सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। अगले कुछ घंटों में अस्पताल एक युद्ध का मैदान बन चुका था। केंद्रीय एजेंसियां पहुंची, दवा सप्लाई से जुड़े लोग पकड़े गए, रिकॉर्ड सीज हुए। मीडिया को बस इतना बताया गया कि कलेक्टर की हालत अब स्थिर है, लेकिन असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही थी। शाम से पहले कलेक्टर पूरी तरह होश में आ चुके थे। उन्होंने एक लिखित बयान दिया जिसमें सालों से चल रहे उस जहर के खेल का जिक्र था, जिससे ईमानदार अफसरों को धीरे धीरे रास्ते से हटाया जाता था। लड़का उनके पास खड़ा था, अब भी वही फटे कपड़ों में, लेकिन उसकी पहचान बदल चुकी थी। कलेक्टर ने उसका हाथ पकड़ा। आज अगर तू नहीं आता तो ये सच मेरे साथ ही दफन हो जाता। लड़के ने धीरे से कहा, अगर मेरे पिता के साथ कोई खड़ा होता तो शायद वो भी आज जिंदा होते। कलेक्टर की आंखें भर आईं। कुछ दिनों बाद दिन के उजाले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कलेक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह व्हील चेयर पर बैठे थे, लेकिन आवाज में वही पुराना रौब था। उनके बगल में खड़ा था वही लड़का, साफ कपड़ों में, लेकिन आंखों में वही गहराई। कलेक्टर ने देश के सामने साजिश का पूरा सच रखा। नाम लिए गए, सबूत दिखाए गए, और उसी दिन कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। मीडिया ने लड़के के बारे में पूछा, ये कौन है? कलेक्टर ने माइक्रोफोन के सामने कहा, यह सिर्फ एक कचरा बीनने वाला नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जिसे हमने नजरअंदाज किया। कुछ महीने बाद उसी अस्पताल में दिन के समय एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। लड़के को सरकारी स्कॉलरशिप मिली, मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने का मौका मिला। जाते वक्त वो उसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर रुका जहां कभी उसने मौत को चुनौती दी थी। उसने शीशे की तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, पापा, इस बार सच जीत गया। बाहर धूप चमक रही थी, लोग अपनी जिंदगी में लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर एक दरार पड़ चुकी थी, और उस दरार की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसे दुनिया सिर्फ कचरा बीनने वाला समझती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं। सच मानिए, मुझे ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मेरी कहानी कितनी दूर दूर तक पहुंच रही है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद।